साथियों नमस्कार। आज हम फिर अगले भाग में बात करते हैं एस ब्लॉक के तत्वों के कुछ और प्रश्नों की। इस भाग में हम सातवां प्रश्न देख रहे हैं। सातवें प्रश्न में है, निम्न के संदर्भ में क्षार धातुओं एवं क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना कीजिए। इसमें हमें 2 पॉइंट्स पे इनका कंपेरिजन करना है। एक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है और दूसरा है हाइड्रोक्साइडों की विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इन वाटर। तो जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं उनकी आयनन एंथैल्पी है संगत क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी की तुलना में अधिक होती है। जहाँ तक इसकी जो फर्स्ट यानी प्रथम आयनन एंथैल्पी है यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की बात है, तो जो पहली आयनन एंथैल्पी है वो क्षारीय मृदा धातुओं की अधिक होती है जबकि क्षार धातुओं की कम होती है। संगत क्षार धातु का मतलब ये है, जैसे आप समान आवर्त की धातुओं को ले लें, जैसे सोडियम है और मैग्नीशियम है, तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान रहेगा जबकि मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन त्यागना थोड़ा सा कठिन रहेगा। यानी इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉन पकड़ है, यानी सोडियम के नाभिक में जो 11 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जबकि मैग्नीशियम के नाभिक में 12 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो सोडियम का जो नाभिक है वो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम की तुलना में कम आकर्षित करेगा, इसलिए सोडियम की आयनन एंथैल्पी कम रहेगी जबकि बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी अधिक रहेगी। इसी तरह से पोटेशियम और कैल्शियम में यही तुलना है। पोटेशियम में आपके 19 प्रोटॉन है, इसमें 20 प्रोटॉन है, तो इसमें 20 प्रोटॉन बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसमें 19 प्रोटॉन खींचेंगे, तो कैल्शियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना अधिक कठिन होगा, इसलिए कैल्शियम की आयनन ऊर्जा पोटेशियम की आयनन ऊर्जा की तुलना में थोड़ी अधिक होगी। ये है प्रथम आयनन ऊर्जा की बात। लेकिन द्वितीय आयनन की जो एंथैल्पी है उसकी बात करें तो क्षारीय मृदा धातुओं की द्वितीय आयनन एंथैल्पी संगत क्षार धातुओं की तुलना में कम होती है। यानी द्वितीय आयनन एंथैल्पी में ये चीज़ उल्टी हो जाती है। क्षारीय मृदा धातुओं में द्वितीय आयनन एंथैल्पी संगत क्षार धातुओं की तुलना में कम होती है। द्वितीय मतलब हम यदि सोडियम में से एक आयन सोडियम में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालें और मैग्नीशियम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालें, तो मैग्नीशियम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लेकिन सोडियम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान नहीं है, क्योंकि अंतर क्या है, सोडियम का जो विन्यास होता है 281 होता है। यदि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो जो Na+ इलेक्ट्रॉन माने Na+ आयन है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो कितना रहेगा 28, यानी 10 अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि अक्रिय गैस के समान है, इसलिए स्थायी है और स्थायी में से आयन करना ज़्यादा कठिन है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तुलनात्मक रूप से ज़्यादा कठिन रहता है। जबकि मैग्नीशियम में जो विन्यास है वो हो जाएगा 281, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी आसान रहेगा। तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी क्षार धातुओं की अधिक होती है और क्षारीय मृदा धातुओं की कम होती है। अब हम दूसरी बात करें हाइड्रोक्साइडों की विलेयता। हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इनकी जल में विलेयता की तुलना इसमें यहाँ करना है आपको। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो यौगिकों की जल में विलेयता 2 कारकों पर निर्भर करती है। एक तो है जालक ऊर्जा, यानी वो यौगिक जो बनता है उसकी अवयवी परमाणुओं को जोड़ने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी वो कितनी मजबूत से बंधे रहती है। और दूसरा है उनकी जलयोजन ऊर्जा, यानी उसके आयनों और जल के बीच जो संगुणन होता है उससे कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। इन 2 कारकों पर निर्भर करता है। जालक ऊर्जा आपकी विलेयता को कम करता है, जितनी अधिक जालक ऊर्जा होगी विलेयता उतनी कम होगी, जबकि जलयोजन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी विलेयता उतनी अधिक होगी। तो ये आपको नेगेटिवली इफेक्ट करता है, ये पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। यानी जो
चालक ऊर्जा अधिक होगी तो वरीयता कम रहेगी, और जलयोजन ऊर्जा अधिक होगी तो वरीयता अधिक होगी। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कारक हैं। जैसे कि चालक ऊर्जा बढ़ने पर वरीयता घटती है, जबकि जलयोजन ऊर्जा बढ़ने पर वरीयता बढ़ती है। तुलना करना है हमें क्षारीय मृदा धातुओं की और क्षार धातुओं की। तो जो क्षारीय मृदा धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड हैं उनकी जल में वरीयता ऊपर से नीचे आने पर घटती है, लेकिन क्षार धातुओं की तुलना में ये वरीयता कम होती है। अर्थात क्षार धातुएं जल्द के हाइड्रोक्साइड जल्दी घुल जाते हैं जल में, तुलनात्मक रूप से क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड कम घुलते हैं। इसका कारण ये है कि जो चालक ऊर्जा है वो कम होती है और जलयोजन ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड हैं जल में अधिक विलेय होते हैं। क्योंकि जो जलयोजन ऊर्जा है, यदि हम उनकी आपस में तुलना करें तो आकार बढ़ने के साथ साथ जलयोजन ऊर्जा कम हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, क्या होता है जब सोडियम धातु को जल में डाला जाता है। ये तो आपने देखा ही होगा, जब हम सोडियम धातु को जल में डालते हैं तो एक विस्फोट की तरह उसमें आग लग जाती है। इसी चूँकि सोडियम और जल की जो क्रिया होती है वो अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। सोडियम जल से क्रिया करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऑक्सीजन व हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस अत्यंत ज्वलनशील होती है, चूँकि इस क्रिया में ऊष्मा निकलती है तो ये हाइड्रोजन गैस शीघ्रता से आग पकड़ लेती है और विस्फोट करती है। तुमने आप लोगों ने जादू नहीं विज्ञान के कार्यक्रम में उसको देखा होगा। इसमें हम सोडियम के छोटी छोटी रुई में छोटे छोटे टुकड़ों को लपेट देते हैं और पानी में जब फेंकते हैं तो उसमें आग लग जाती है और वो बढ़िया उस पानी पे उसमें तैरने लगती है। दूसरा है सोडियम परऑक्साइड जब जल में घुला जाता है तो क्या होता है। सोडियम परऑक्साइड को जब जल में घुला जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और सोडियम व हाइड्रोजन परऑक्साइड बनती है। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा धातुओं के सामान्य अभिलाक्षणिक गुणों में आवर्तक विवेचना कीजिए। यहाँ पर दो गुण दिए हैं, एक तो ज्वाला के प्रति रंग और दूसरा जलयोजन एंथैल्पी। तो जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं उनमें से जो प्रारंभ की मृदा धातुएं हैं यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये बुनसन बढ़ने के साथ जो बुनसन की ज्वाला है उसके साथ रंग नहीं देती हैं, जबकि उच्च यानी जो कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम है ये ज्वाला के साथ अपने अभिलाक्षणिक रंग देती हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला के साथ रंग इसलिए नहीं देती हैं क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है। आयनन ऊर्जा उच्च क्यों होती है? क्योंकि आकार छोटे होते हैं और इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, जो कि बुनसन बढ़ने की ज्वाला से उसकी पूर्ति नहीं होती है। यानी इसको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाती है बुनसन की ज्वाला, इसलिए बुनसन की ज्वाला के में बेरिलियम मैग्नीशियम रंग नहीं दिखाते हैं, लेकिन कैल्शियम अपना ईंट जैसा लाल रंग दिखाता है, स्ट्रोंशियम का किरमिची लाल रंग दिखता है, बेरियम का सेब जैसा हरा रंग दिखता है और रेडॉन का लाल रंग दिखता है। रेडियम का जो है उसका लाल रंग दिखाई देता है। अब दूसरा इसमें दूसरी तुलना करना है हमें जलयोजन एंथैल्पी की। तो जैसा कि आप ऊपर ही भी पढ़ चुके हैं, जलयोजन एंथैल्पी वह ऊर्जा है जो एक धातु आयन के चारों ओर जल के संगुणन के कारण उत्पन्न होती है। चूँकि जलयोजन ऊर्जा जो जलयोजन एंथैल्पी है वो एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है जलयोजन की, और क्षारीय मृदा धातुओं में जो जलयोजन की प्रवृत्ति प्रबल होती है, अर्थात इसके आयनों के चारों ओर जल के अणु संगुणित हो जाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। इनकी जो जलयोजन ऊर्जा है वो अधिक होती है। धातु आयन जल के अणुओं के साथ ये संगुणन करके ऊर्जा मुक्त करती हैं और ये आकार बढ़ने के साथ साथ जलयोजन ऊर्जा का मान कम होता जाता है। बेरिलियम से बेरियम तक लगातार इसका मान कम होता जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप आंकड़ों में, बेरियम है -2494 किलो जूल प्रति मोल। ये मान ऋणात्मक होता है क्योंकि ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होती है, जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। आप देखें तो क्रमशः ये मान कम होते जा रहे हैं। अंत में जो बेरियम है -1305 यानी 1305 किलो जूल प्रति मोल होता है। इस तरह से हम ये पाते हैं
कि जल ईंधन ऊर्जा ऊपर से नीचे जाने में लगातार कम होती जाती है।